हमारा इंडियन पॉलिटी का लास्ट लेक्चर होने वाला है। जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने आपको कवर करवाए हैं, जहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे। आज हम सीबीआई, सीवीसी और एनआईए पढ़ने वाले हैं। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी तीनों एजेंसीज, और जितने भी टॉपिक्स के मैं एमसीक्यू नहीं कराए थे मैंने अभी तक, वो सभी एमसीक्यूज मर्ज करके इस एक वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आपको कराऊँगी। दिस इज शीतल राजपूत, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सीबीआई पढ़ेंगे। सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई को इस्टेब्लिश किया था एज अ स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट इन 1941। क्यों इस्टेब्लिश किया था? सो दैट जो भी करप्शन के केसेस होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया जा सके। 1941 में किया था। कब? ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर टाइम, मतलब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था 1939 से 1945 तक। तो इस बीच मतलब कि ब्रिटिशर्स ने ये एक एजेंसी बनाई थी करप्शन के चार्जेस से डील करने के लिए। अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइमलाइन क्या था। लेटर, ये कमेटी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। संथानम कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन रेकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सीबीआई। तो कौन सी कमेटी ने रेकमेंड किया था? संथानम कमेटी ने रेकमेंड किया था कि सीबीआई को बनाया जाए सो दैट करप्शन को हम प्रिवेंट कर सके। द सीबीआई वाज देन फॉर्म्ड बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द होम अफेयर्स मिनिस्ट्री। तो तब कैसे बनाया था इसको? एक रेजोल्यूशन पास कराया गया था थ्रू द होम अफेयर मिनिस्ट्री। द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, तो अभी अगर पूछा जाए कि अभी ये किसके अंडर आती है, तो अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर आती है। इसने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली सीबीआई की, और अब ये एक अटैच्ड ऑफिस है इसके साथ, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के साथ। फंक्शंस क्या है सीबीआई के? सीबीआई एक मेन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। याद रखना, ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। ये अपनी पावर्स कहाँ से डिराइव करती है? दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट से ये अपनी पावर्स डिराइव करती है। दिस इज इंपॉर्टेंट हियर कि ये कोई स्टैट्यूटरी या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इसका क्या रोल है? करप्शन को प्रिवेंट करना एंड मेंटेन इंटीग्रिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये किसके अंडर काम करती है? इट वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ द सीवीसी। सीवीसी क्या होता है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सीबीआई के बाद मैं यही टॉपिक आपको पढ़ाने वाली हूँ। इट मैटर्स परटेनिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। इन्वेस्टिगेट केसेस कनेक्टेड टू इन्फ्रिंजमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड फिजिकल लॉज। जो भी इकोनॉमिक लॉज होंगे उनके रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, उनसे रिलेटेड जो केसेस होंगे उनको देखते, मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, फाइनेंसिस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, उससे कौन डील करता है? सीबीआई डील करती है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, लेक्चर मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुकी थी, बट पता नहीं कैसे डिलीट हो गया, मेरे को दोबारा से लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। और हाँ, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि मैम वीडियो कंटिन्यूटी में नहीं आ रहा है। देखिए, मेरी तरफ से वीडियो कंटिन्यूटी में है। हाँ, अपलोड मैं नहीं करती हूँ, अपलोड चैनल करता है, मैं नहीं करती हूँ। मेरा काम है सिर्फ वीडियो को रिकॉर्ड करना। तो मेरी तरफ से ये डेली बेसिस पर आ रहे हैं। आपको शायद ये लेक्चर बहुत लेट मिले, शायद हफ्ता लेट हो जाए, 10 दिन लेट हो जाए, बट मेरी तरफ से लेट नहीं है। चलिए, तो ये इन्वेस्टिगेट करते हैं क्राइम्स ऑफ सीरियस नेचर दैट हैव नेशनल एंड इंटरनेशनल रैमिफिकेशंस एंड कमिटेड बाय प्रोफेशनल क्रिमिनल्स आर ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स। जो भी क्राइम्स प्रोफेशनल क्रिमिनल्स करते हैं या ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स वगैरह कोई क्राइम करती है रिलेटेड टू पैसे से रिलेटेड जो भी है, उसको कौन देखता है? उसको सीबीआई देखती है, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो। टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द वेरियस स्टेट, और ये सभी एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट कर सकती है, जो भी पुलिस फोर्स होती हैं, जो भी एंटी करप्शन एजेंसीज है बाकी हमारे इंडिया में। एट द बिहेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, सीबीआई कैन ऑल्सो टेक अप एनी केस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड इन्वेस्टिगेट इट। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट भी सीबीआई को रिक्वेस्ट करेगा कि हमारे यहाँ पे ये हो गया है क्राइम, तो आप इसको इन्वेस्टिगेट करो, तो ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। इसकी बात है कि सीबीआई इज इंडियाज रिप्रेजेंटेटिव फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग विद द इंटरपोल। इंटरपोल क्या है? इंटरपोल एक इंटरनेशनल पुलिस है, इंटरनेशनल पुलिस है इसका फुल फॉर्म। तो सीबीआई जो है इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव है कहाँ? इंटरपोल में। डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, डायरेक्टर सीबीआई एज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस स्पेशल दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होते हैं दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के, वो डायरेक्टर होते हैं सीबीआई के। 2014 तक जो सीबीआई के डायरेक्टर थे उनको कैसे अपॉइंट किया जाता था? ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्ट।
1946, लेकिन 2014 में लोकपाल एक्ट प्रोवाइडेड अ कमेटी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सीबीआई डायरेक्टर। लेकिन 2014 के बाद अब ये लोग जो है सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। कौन कौन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो हेड भी करते हैं इस कमेटी को। अदर मेंबर्स कौन होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होगा तो फिर लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी। सीजीआई होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। अगर सीजीआई प्रेजेंट नहीं है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। होम मिनिस्टर कुछ एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट भी भेज सकते हैं, फिर सीनियरिटी के बेसिस पर इनको चूज किया जाएगा। अभी के जो सीबीआई के डायरेक्टर है वो कौन है, सुबोध कुमार जायसवाल। ठीक है, ये याद रखना, ये यहाँ पर पिक्चर लगी है एस.के. जायसवाल सर की। कॉम्पोजिशन क्या है सीबीआई की, सीबीआई को हेड करता है एक डायरेक्टर जो आईपीएस रैंक का होता है। डायरेक्टर ऑफ सीबीआई एज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और इनको कैसे सिलेक्ट किया जाता है, बेस्ड ऑन सीवीसी एक्ट 2003 फॉर 2 years टर्म। तो कितनी टर्म है इनकी 2 years की टर्म रहती है, ये आपको याद रख। अब हमारे पास है सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सीवीसी एक गवर्नमेंटल बॉडी है क्रिएटेड इन 1964 टू एड्रेस द गवर्नमेंटल करप्शन। ये भी किससे रिलेटेड है, ये भी करप्शन से रिलेटेड है। और इसको कब बनाया गया था, 1964 में बनाया गया था। 2003 में पार्लियामेंट ने एक लॉ इनेक्ट किया जिसने सीवीसी को अब एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया। तो सीवीसी क्या है, अब एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, लॉ के द्वारा बनाई हुई बॉडी है। इट हैज़ द स्टेटस ऑफ एन ऑटोनमस बॉडी, ये ऑटोनमस है, अपने आप डिसीजन ले सकती है, फ्री ऑफ कंट्रोल फ्रॉम एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के अंदर ये नहीं आते हैं। एग्जीक्यूटिव कौन लोग होते हैं, जो लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं। चार्ज विद मॉनिटरिंग ऑल विजिलेंस एक्टिविटी अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हमारी भारत की सरकार है उसके अंदर ये विजिलेंस का काम करते हैं, मतलब कि एक तरीके से नजर रखते हैं कि कहीं पे कोई करप्शन तो नहीं हो रहा है। इट एडवाइज वेरियस अथॉरिटीज इन सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सारी अथॉरिटीज को ये एडवाइस करते हैं कि प्लानिंग कैसे करनी है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, रिव्यू करना है, रिफॉर्मिंग देयर विजिलेंस वर्क, इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट की बात अगर हम करें तो हमें पता है कि गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन के थ्रू 11 फरवरी 1964 में इनको बनाया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन हेडेड बाय श्री संथानम। तो इसको भी संथानम कमेटी ने ही बनाया था, रेकमेंड किया था। और जो पहले सीवीसी थे वो कौन थे, एन श्रीनिवासा राव। आपको ये याद रखना है, ये पूछा जा सकता है, एक तो करंट पूछा जा सकता है, दूसरा पहला पूछा जा सकता है। तो एन श्रीनिवासा राव जो है वो पहले सीवीसी थे। इट इज़ एन एजेंसी कॉन्स्टिट्यूटेड टू कर्ब करप्शन इन ऑफिसेज ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, ये एक एजेंसी है जिसको करप्शन के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो ये मैंने आपको अभी बता दिया पहले कि क्या है इन सब में। कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें, कॉम्पोजिशन में कौन लोग होता है, चेयरपर्सन होता है और 2 विजिलेंस कमीशन और होते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होते हैं। तो इनको कौन बनाता है, इनको एक कमेटी बनाई जाती है जो इनकी अपॉइंटमेंट करती है, जिसमें पीएम होते हैं, जो चेयरपर्सन होते हैं, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। ठीक है, लोकसभा का। अभी के टाइम पे कौन है, सुरेश एन पटेल सीवीसी के चेयरपर्सन है। अब हम पढ़ेंगे एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एनआईए एक सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है। तो ये क्या है, टेररिज्म के रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं उनसे डील करती है। ये कब बनाई गई थी, 2008 में बनाई गई थी, मुंबई टेरर अटैक के बाद। एनआईए इन्वेस्टिगेट कर सकती है टेरर केसेस अक्रॉस द कंट्री विदाउट गेटिंग परमिशन। इनको स्टेट से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है अगर ये किसी स्टेट में जाके इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। एजेंसी इन्वेस्टिगेट टेरर ऑफेंसेस देख सकते हैं, अगर हमारी कंट्री के अगेंस्ट कोई वॉर करना चाह रहा है वो सब मैटर्स देख सकते हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटीज देख सकते हैं। इट केम इनटू फोर्स कब, 2008 में पार्लियामेंट के द्वारा लाया गया था। द एजेंसीज एम इज टू बिकम अ प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मैचिंग द ग्लोबल स्टैंडर्ड। एम क्या है हमारी एनआईए क्या, कि ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ, जैसे कि यूएस की एजेंसीज हैं, रशिया की एजेंसीज हैं, इजराइल की एजेंसीज हैं, वैसे ही हमारी भी एजेंसी जो है एक प्रोफेशनली काम करे। It also aims at being a deterrent for existing and potential terrorists apart from being a storehouse of information on terrorism. टेररिज्म पर इनके पास ढेरों इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है और इनका क्या एम है, एक और एम है कि जो एग्जिस्टिंग जो थ्रेट इनको मिल रहा है, अगर एग्जिस्टिंग थ्रेट हमारे भारत को टेररिज्म के थ्रू मिल रहा है, टेररिस्ट दे रहे हैं या फिर पोटेंशियल टेररिस्ट जो देंगे उनसे डील करना। एनआईए का फंक्शन है, एनआईए किसके अंदर फंक्शन करती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर एनआईए काम
करती है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और 8 रीजनल ऑफिसेज हैं अक्रॉस इंडिया। हेड कौन करता है? डायरेक्टर जनरल हेड करते हैं। और एनआईए मेंटेन द एनआईए मोस्ट वांटेड लिस्ट भी इनके पास एक बनी होती है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की जुरिस्डिक्शन क्या है? कहीं पे भी कर सकते हैं। एजेंसी हैज एम्पावर्ड विद ऑल द पावर्स एंड प्रिविलेज टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन अंडर द वेरियस एक्ट्स स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल बुक। ये स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज कैन रिक्वेस्ट, एनआईए को रिक्वेस्ट कर सकती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल मिल जाता है फिर एनआईए जो है वो स्टेट में भी वो कर सकती हैं, स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे भी इश्यूज को देख सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैंड ओवर कर सकती है केसेस फॉर इन्वेस्टिगेशन टू एनआईए एनीवेयर इन इंडिया। कहीं पे कोई भी केस है सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एनआईए को छोड़ सकती है, एनआईए को हैंड ओवर कर सकती है। जैसे जम्मू कश्मीर में प्रेजेंटली एनआईए बहुत ज़्यादा एक्टिव है एंड द ऑफिशियल्स इन्वॉल्व इन हैंडलिंग ऑफ दीज केसेस आर फ्रॉम आईपीएस आईआरएस कैडर से, आईआरएस और आईपीएस कैडर से लोग यहाँ पर एनआईए के वो बनते हैं। अब यहाँ पे रीजनल ऑफिसेस दिए हुए हैं, एक हैदराबाद में है, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कलकत्ता, रायपुर और जम्मू। एनआईए का जो नया अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2019 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनआईए अमेंडमेंट एक्ट 2019 ने क्या किया, इसको जुलाई 2019 में असेंट मिल गई प्रेसिडेंट की। इस एक्ट ने कुछ चेंजेस किए ओरिजिनल एनआईए एक्ट 2008 में। वो चेंजेस क्या थे? अब ये जो एनआईए है ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इश्यूज को भी देख सकती है। अच्छा अब मुझे बताओ ह्यूमन ट्रैफिकिंग कौन से फंडामेंटल राइट में आता है? ठीक है, और जो बैंक नोट रिलेटेड ऑफेंसेस है या करेंसी रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस हैं उनसे भी आप डील कर सकती है। अगर कोई ऐसे हथियार बना रहा है जिसकी सेल या मैन्युफैक्चर बैन करके रखी हुई है, उन केसेस में भी ये देख सकते हैं। एक्सप्लोसिव सब्सटेंस कहीं पर भी मिलता है, आईईडी बॉम्ब वगैरह कहीं पे भी मिलती है, उनसे रिलेटेड भी ये डील कर सकते हैं। और साइबर टेररिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइबर टेररिज्म से भी एनआईए अब डील कर सकती है। अच्छा जो नया अभी स्पाईवेयर अभी हमने देखा काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, पेगासस। आप मुझे बताओ कि ये कौन सी कंट्री ने बनाया था? ठीक है, कौन सी कंट्री का ये है पेगासस स्पाईवेयर? द अमेंडमेंट ऑल्सो एक्सपैंड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द एनआईए की जुरिस्डिक्शन को भी एक्सपैंड कर दिया है। अब जो एनआईए है ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल जो टेरिटरी है वहाँ जाकर भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है, लेकिन हमें इंटरनेशनल ट्रीटीज को मद्देनजर रखना होगा। द अमेंडमेंट ऑल्सो अलोज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट स्पेशल कोर्ट। हम स्पेशल कोर्ट्स भी बना सकते हैं, एनआईए स्पेशल कोर्ट्स भी बना सकती है सो दैट जो एनआईए के अंडर जो भी ऑफेंसेस हो रहे हैं उनसे डील किया जा सके। अकॉर्डिंगली जो गवर्नमेंट है इसके पास पावर है कि वो डिज़ाइन करे सेशन कोर्ट एज अ स्पेशल कोर्ट आफ्टर कंसल्टिंग विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, जिस भी स्टेट में बनाना है। एक्ट ऑथोराइज करती है कि स्टेट गवर्नमेंट को कि वो भी स्पेशल कोर्ट्स बना सकते हैं। गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है मोर देन स्पेशल कोर्ट इन एक एरिया में मोर देन 1 स्पेशल कोर्ट भी हो सकता है। करंटली 38 स्पेशल एनआईए कोर्ट है अक्रॉस द स्टेट और 7 अक्रॉस द यूटीज। द स्पेशल कोर्ट जजेस कौन अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ दैट एरिया। द ट्रायल ऑफ एनआईए स्पेशल कोर्ट हैव प्रेसिडेंस ओवर द ट्रायल ऑफ द एग्जीक्यूट इन एनी अदर कोर्ट। अगर कहीं किसी और कोर्ट में भी उस ऑफेंसर का जिसने वो क्राइम किया है अगर उसका कहीं पर भी ट्रायल चला हो उससे मतलब बाद में एनआईए भी उसको दोबारा से इन्वेस्टिगेट कर सकती है। तो प्रेजेंट एनआईए चीफ कौन है? कुलदीप सिंह। अब हम जितने भी हमारे एमसीक्यू बचे हैं अब हम वो करेंगे। द वाइस प्रेसिडेंट में बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ। तो वाइस प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव करते हैं? सबसे पहले तो वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वेंकैया नायडू। ठीक है, वेंकैया नायडू है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और ये राज्यसभा के एक्स ऑफिसर चेयरमैन भी होते हैं। तो काउंसिल ऑफ स्टेट रिमूव कर सकती है लोकसभा, कैबिनेट या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसका जो सही आंसर है वो है काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा ही रेजोल्यूशन लेके आ सकती है कि हमें वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है। सेकंड क्वेश्चन है हाउ इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड? कैसे इलेक्ट करते हैं? डायरेक्ट इलेक्शन होता है, नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट, या फिर डायरेक्ट इलेक्शन बाय द एमपीज ऑफ लोकसभा एंड एमएलएज ऑफ विधानसभा, बाय इलेक्शन ऑफ द एमपी ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा। इसका जो सही आंसर है वो है ये, एमपीज जो होते हैं लोकसभा और राज्यसभा का यही जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के। द प्रपोजल रिलेटेड टू डिसमिसल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैन बी प्रेजेंटेड इन। जो प्रपोजल है वो हम कहाँ इनिशिएट कर सकते हैं? किसी भी हाउस में, राज्यसभा में, लोकसभा में, नन ऑफ द अबव। राज्यसभा में इनिशिएट करते हैं इनका जो प्रपोजल होता है कि हमें इनको रिमूव करना है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? प्राइम मिनिस्टर नॉमिनल हेड होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं पार्लियामेंट के लिए, करेक्ट बताना है हमने, ठीक है। ही कैन नॉट डिसमिस एनी ऑफ हिज मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो सही स्टेटमेंट है वो है प्राइम मिनिस्टर रियल हेड होते हैं, नॉमिनल हेड नहीं होते। नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट होते हैं, पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं और वो डिसमिस कर सकते हैं अपने मिनिस्टर्स को। द राइट आंसर इज डी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हेड ऑफ द, किसके हेड होते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, बोथ गवर्नमेंट के, या नन ऑफ द अबो? ऑब्वियसली बात है सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। स्टेट गवर्नमेंट का हेड तो सीएम होता है। हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा। द वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, एक्स ऑफिसर चेयरमैन कहते हैं इसको। प्रेसिडेंट नहीं होता है भाई, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा को तो लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का हेड होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेटेड इन इंडिया? तो सुप्रीम कोर्ट को इनॉग्रेट कब किया था? 28 जनवरी 1950 में। द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ, सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन लोग होते हैं? चीफ जस्टिस तो होता ही होता है, और कितने जजेस होते हैं? 7 जजेस होते हैं, 9 होते हैं, 33 होते हैं, 25 होते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है 33 जजेस। तो चीफ जस्टिस के साथ साथ 33 जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में एट प्रेजेंट। आप मुझे बताओ ओरिजिनली कितने थे? इफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिलोंग टू द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इनमें से क्या चीज है जो वो नहीं कर सकता या कर सकता है? ही विल नॉट बी एबल टू वोट इन हिज फेवर इन द इवेंट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। He will not be able to speak on the budget in the lower house. He can make statement only in the upper house. He will have to become a member of the lower house within 6 months after being sworn in as a prime minister. का जो सही आंसर है वो है ए, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में इनिशिएट होता है तो वहां पर वो वोट नहीं कर सकता क्योंकि वो उस हाउस का मेंबर नहीं होता है। The minimum number of judges of a Supreme Court requiring for hearing any case involving interpretation of the Constitution. Constitutional bench कितने members की होती है? 10, 9, 7, 5। तो मैंने आपको पढ़ा था ये 5 members की होती है। The power to increase the number of judges in the Supreme Court of India, किसके हाथ में पावर होती है? प्रेसिडेंट के, पार्लियामेंट के, चीफ जस्टिस के, लॉ कमीशन के। तो ये पावर होती है पार्लियामेंट के पास। When was Supreme Court inaugurated in India? ये मैंने अभी आपको बताया 28 जनवरी 1950। A judge of the Supreme Court can be removed by the President of India after, तो कैसे रिमूव कर सकते हैं? सीबीआई की इंक्वायरी के थ्रू, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इंक्वायरी करेगा, अ रिपोर्ट बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड इम्पीचमेंट बाय द पार्लियामेंट। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इसका जो आंसर है वो है डी, इम्पीचमेंट बाय द पार्लियामेंट के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव कर सकते हो। प्लानिंग कमीशन को कब बनाया गया था? 10 मार्च 1950, 15 मार्च 1950, 16 मार्च 1951, 20 मार्च 1950। तो इनको बनाया, प्लानिंग कमीशन को इस्टेब्लिश किया था 15 मार्च 1950। Which one of the following is not correct about Niti Aayog? It was set up to replace Planning Commission. It has a full-time chairman. It was set up in January 2015. It is based on principle of cooperative federalism. नीति आयोग मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। फुल टाइम चेयरमैन नहीं होता है प्लानिंग कमीशन का। और चेयरमैन कौन होता है? चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं। फर्स्ट चेयरमैन कौन था प्लानिंग कमीशन का? विश्वेश्वरैया, पंडित नेहरू, महालनोबिस या जॉन मैथी? तो इसका जो सही आंसर है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं चेयरपर्सन। तो पहला चेयरपर्सन कौन था? पंडित नेहरू, क्योंकि 1950 में कौन प्राइम मिनिस्टर था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्लानिंग कमीशन वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय, कैसे बनाया गया था? इशूइंग ऑर्डिनेंस बाय द प्रेसिडेंट, मेकिंग अ लॉ, अ स्पेशल रेजोल्यूशन बाय द कैबिनेट, नन ऑफ द अबव। तो ये एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा बनाया गया था, अ स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कैबिनेट। चीफ इलेक्शन कमीशन को रिमूव कर सकते हैं बाय द ऑफिस, कौन? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीजीआई, प्रेसिडेंट, प्रोविजन ऑफ द कैबिनेट, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रूवन मिसकंडक्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है 2/3 मेजॉरिटी से इनको रिमूव किया जा सकता है चीफ इलेक्शन कमीशन को। एक्स ऑफिसर चेयरमैन कौन होता है प्लानिंग कमीशन का? तो ये प्राइम मिनिस्टर होते हैं। Who
हु अमंग द फॉलोइंग इज अथोराइज्ड टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ पंचायत। तो पंचायत में अगर कोई प्रोविजंस आपने लाने हैं वो कौन लाएगा? गवर्नर ऑफ स्टेट, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो मैंने आपको जब पंचायत म्यूनिसिपैलिटी पढ़ाया था मैंने वहाँ पे बताया था कि इनके वो कौन डील करता है? स्टेट डील करती है, तो लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट आ जाएगा इसका आंसर। विच पार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन एनविसेज अ 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायत? कौन से पार्ट में आता है भाई? ये आता है 9, 10, 11, 12। इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट 9 में आता है पंचायत और पार्ट 10 में आता है म्यूनिसिपैलिटी। नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। कितनी सीट होती है? 1/3 ऑफ टोटल सीट इन प्रोपोर्शन टू वुमेन पॉपुलेशन, 1/4 एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सर्कमस्टांसेस। इसका जो सही आंसर है वो है 1/3 ऑफ द टोटल सीट इतनी वुमेन के लिए रिजर्व होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट NIA? NIA से रिलेटेड क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? द पर्पज ऑफ NIA इज टू कम्बैट करप्शन, और इसको स्पेशल परमिशन चाहिए होती है फ्रॉम स्टेट अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट इन स्टेट जुरिस्डिक्शन। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था करप्शन से रिलेटेड नहीं है, ये टेररिज्म से रिलेटेड है और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड हो गई हैं अभी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह। तो इसका जो सही आंसर है वो है नन, क्योंकि स्टेट में जाने से पहले इसको स्टेट अथॉरिटी की परमिशन नहीं लेनी पड़ती है, तो नन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक फेडरल एजेंसी है जिसको इस्टेब्लिश किया था इंडियन गवर्नमेंट ने टू कम्बैट टेरर इन इंडिया। It acts as a central counter-terrorism law enforcement agency. Agency is empowered to deal with terror-related crimes across state without special permission from the state. And agency came into existence कब? 2008 में। मोटो क्या है CBI का? CBI का मोटो क्या है? इंटीग्रिटी, एक्सीलेंस, परफेक्शन, इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी, इंटीग्रिटी, कमांड, कंट्रोल, विजिलेंस, नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी। What Who was the first director of CBI? CBI के पहले डायरेक्टर कौन थे? कोहली साहब, अरुल सेन सिन्हा। इसका जो सही आंसर है वो है DP कोहली। In which year was the CBI कब सेटअप की थी? 1947, 1950, 1963, 1965। द राइट आंसर इज 1963 में CBI को सेटअप किया गया था। अच्छा, NDC से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल वन। इसके चीफ मिनिस्टर सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स के मेंबर होते हैं। NDC एक हाईएस्ट बॉडी है बिलो द पार्लियामेंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी मैटर विद रिगार्ड टू प्लानिंग। 1, 2, 2, 3, 1, 3 ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज 2, 3। स्टैट्यूटरी भी नहीं है और ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है, 1952 में बनाया गया था। और ये दोनों बिल्कुल सही है, सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर इसमें होते हैं और ये पार्लियामेंट के बाद हाईएस्ट बॉडी है जो प्लानिंग से रिलेटेड मैटर्स में डील करती है। Which of the following true regarding composition of CBC? The Central Commission submit an annual report to the Union Government. The Commission does not have any statutory status. CBC से regarding कौन सी स्टेटमेंट सही है? The सही स्टेटमेंट है only 1, क्योंकि स्टैट्यूटरी स्टेटस तो इसका है, ठीक है। और CBC किसकी कौन सी कमेटी थी? संथानम कमेटी थी। और कब बनाया गया था? 1964 में। True regarding the functions of CBC. CBC is chairperson of committee which recommend appointment of director of enforcement. CBC give directions to Delhi Special Police Establishment for discharging their responsibilities. इसका जो सही आंसर है ये है बोथ। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है। तो दिस इज द एंड ऑफ माय टुडेज लेक्चर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इंडियन पॉलिटी कंप्लीट हो गया है। वेरी सून मैं JNK की पॉलिटी लेके आऊँगी और फिर आपका मेरा जो कोर्स है पॉलिटी वाला वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स।